अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू काम कहानी पॉडकास्ट फॉर द करियर क्यूरियस। आज हमारे साथ मौजूद हैं वकास अहमद। ही इज़ अ प्रोडक्शन एक्सपर्ट एंड द CEO ऑफ कार्विंग प्रोडक्शंस। तो आज मिलते हैं वकास से। कैसे हैं वकास? वेलकम टू काम कहानी। आपने हमें भी चुन लिया इस काम ऑफ कोर्स, बहुत दिन से इंतज़ार था आपका। बहुत अजीब सा लग रहा है। यही सोच रहा था कि कैमरे के पीछे हम लोगों को टोकते और रहते बैठते बैठते भी वकास ने 3-4 इंस्ट्रक्शंस दिए, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, आप सीधे बैठे हैं, आप ऐसे करें। रियलाइज़ हो रहा है कि जब कोई शख्स बैठा होता है और हम बोलते हैं रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं बैठे हुए, Yes. माइक सही नहीं लगा हुआ, बोल सही नहीं रहे, बाल सही नहीं बने हुए, तो उसको कितना बुरा लग रहा होता नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। आई नो यू द एक्सपर्ट। तो मुझे बताया वकास, तो ये कार्विंग प्रोडक्शंस, मुझे बताया व्हाट इज कार्विंग प्रोडक्शंस डू, व्हाट डू यू प्रोड्यूस? वी प्रोड्यूस वीडियोस, एनिमेशन, डिज़ाइंस, जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं हम कहते हैं हम सब करते हैं। जो हमारी इन हाउस रिसोर्सेज पूरी नहीं करी होती तो हम वो आउटसोर्स करवा लेते हैं। लेकिन हम आप लोग एक पूरा प्रोडक्शन हाउस है, राइट? हाँ, हम प्रोडक्शन हाउस हैं। हम कॉर्पोरेट के लिए काम कर रहे होते हैं, हम ट्रेनिंग इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे होते हैं, हम फार्मा इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे होते हैं। हमारी वास्ट फील्ड है, हम कहीं स्टॉप नहीं लगा सकते क्योंकि डेली हमारे पास एक ऐसी नई चीज़ आती है जो हमने कभी नहीं की होती। और कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है तो वो बोलता है मुझे ये इस तरह की वीडियो बनानी है, आपके पास मौजूद है। तो प्राइवेटली काम करते हुए 8 इयर्स हो गए हैं। 8 सालों में भी पोर्टफोलियो कंप्लीट नहीं हुआ। डेली कोई ऐसी क्वेरी आती है जो वीडियो हमने पहले नहीं की होती, हालांकि हमने सैकड़ों वीडियोस बना चुके होंगे, लेकिन हर दफ़ा हम कहते हैं यार ये इसके लिए काम करते हैं, पोर्टफोलियो का पार्ट बन जाता है। Where did you get started? कहाँ से शुरू किया? और नाउ आई नो आपका फुल सर्विस प्रोडक्शन हाउस है और आपके माशाल्लाह बहुत सारे शुरू क्लाइंट्स। ऐसे किया कि बचपन में जब PTV हुआ करता था, उसमें ड्रामा चलता था, ड्रामे के एंड में एंड क्रेडिट्स चल रहे होते थे। तजस्सुस था कि ये नाम जो है ये टीवी स्क्रीन में कैसे चले जाते हैं, कैसे चलते हैं। जब छोटा था तो जब से ख्याल था कि मैं इसको सीखूंगा और करूंगा। जब बड़ा हुआ, मैट्रिक किया, सेकंड ईयर किया, तो इस फील्ड के बारे में जानना शुरू किया। एक कज़न था जो ग्राफिक डिज़ाइनर था, उससे हम पूछते थे कि क्या करते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है? तो वही बताता था कि शादी कार्ड्स, पोस्ट कार्ड्स, वो वाली एग्जांपल्स देता था। वो इसलिए देता था कि वो एग्जांपल समझ आ जाती थी। क्योंकि हमारी फील्ड के बारे में आज भी मैं कहीं जाता हूँ और वो पूछते हैं कि आप क्या करते हैं। जब मैं उन्हें बताता हूँ तो वो बीच में रोक देते हैं, यार पता नहीं क्या क्या करते होंगे, ये क्या प्रोडक्शन की फील्ड है, वीडियोस क्या होती हैं। आज भी लोगों को समझ नहीं आता। तो सोचें, ये मैं अर्ली 2000 की बात बता रहा हूँ, तो उस वक्त क्या होता होगा। जब इंटर किया तो था कि भाई ग्रेजुएशन तो इसी फील्ड में करना है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाना है, एनिमेशन में या वीडियो मेकिंग में। उस वक्त कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं था कराची में। अच्छा। आर्ट स्कूल थे, आर्ट स्कूल, कराची स्कूल ऑफ आर्ट था, इंडस वैली था और लाहौर में NCA था। उसके अलावा कोई भी अरीना मल्टीमीडिया था जो एक कोर्सेज करवाते थे छोटे छोटे। तो डेफिनेटली वहाँ से तो करियर नहीं स्टार्ट किया जा सकता था। फाइनली कराची स्कूल ऑफ आर्ट ज्वाइन किया, वहाँ पर मेजर एनिमेशन लिया, माइनर वीडियो लिया, 2 साल वहाँ पे पढ़ा। और शायद बहुत अच्छा डिसीजन था वहाँ जाने का कि हमें वीडियो या एनिमेशन में थे हम, लेकिन हमें ड्राइंग करवाई जाती थी, हम हाथ से मैनुअल कलर्स बनाते थे। तो वो हमारी जो बेसिक थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग रही। हमें हमारी कॉम्पोजिशंस बहुत अच्छी रही हम ड्राइंग की वजह से। फिर थीसिस हुआ, थीसिस एनिमेशन में किया। थीसिस डिस्प्ले था, तो डिस्प्ले के दौरान ही मुझे मेरी एक एक्स टीचर थी जो जियो टेलीविज़न में प्रोड्यूसर डायरेक्टर थी, तो उन्होंने कहा मेरे पास आ जाओ। तो जियो टीवी, ये बात है सन 2006 की। जियो टीवी में उस वक्त किसी का होना किसी ख्वाब से कम नहीं होता। जियो टीवी वाज एट इट्स पीक उस वक्त। जियो टीवी वाज द प्लेस टू बी। जियो टीवी समझे इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैनल वो जियो टेलीविज़न था, और मैं तो कहूँगा यूनिवर्सिटी थी। अगर जियो टीवी नहीं होता तो शायद इंडस्ट्री में जो चैनल्स खुले हुए ना, इनको एम्प्लॉय नहीं मिलते। जितने एम्प्लॉयज़ हैं, आप कोई भी हेड देख लें, तो जैसे कि हमारी ग्राफिक और एनिमेशन इंडस्ट्री में जो पुराने लोग हैं, अगर आप देख लें तो ज़्यादातर कराची स्कूल ऑफ आर्ट से निकले हुए, क्योंकि उसके अलावा कुछ था ही नहीं। और अगर मैं मीडिया इंडस्ट्री की बात करूं तो वो जियो टेलीविज़न के ही होंगे। और मैं लकी था कि मेरा करियर स्टार्ट वहाँ से हुआ जहाँ पर लोग सिखाने वाले थे, बताने वाले थे
टफ़ टाइम था, इतना टफ़ टाइम था कि अगर आज के दौर के बच्चे वो टफ़ टाइम देखते उस ज़माने में तो मेरा ख्याल है वो सर्वाइव भी नहीं कर पाते, या तो फील्ड छोड़ देते या खुद को कुछ हो जाता। क्यों टफ क्यों था? प्रेशर बहुत ज़्यादा था। आज के दौर में आप जैसे हम ये कैमराज रिकॉर्डिंग हो रही है, ये रिकॉर्डिंग के बाद हम कार्ड्स निकालेंगे, सिस्टम में कॉपी करेंगे, थोड़ी देर में कॉपी हो जाएगा, आधे घंटे में पौन घंटे में टाइमलाइन पर हम फुटेज लेकर आएंगे और फ़ौरन एडिटिंग स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जब हम उस दौर में काम करते थे तो ज़ाहिर टेक्निकली इक्विपमेंट जो था वो, आजकल तो हम कहते हैं ना कि इतने जीबी की हार्ड ड्राइव्स हैं, इतनी जीबी रैम सिस्टम में लगी हुई है, उस दौर में हमें नहीं होती थी हमारे पास। तो हम ये टेप्स पे रिकॉर्ड करते थे, जब जितनी देर का फुटेज होता था उतनी ही देर उसको हम सिस्टम में जाके लगाते थे, वो ग्रैब होती थी। अब एक वक्त में अगर हम 3 कैमराज 4 कैमराज यूज़ कर रहे हैं और पूरा दिन शूट कर रहे होते थे तो वो ग्रैबिंग हम बैठ कर करते थे, वो टाइम टेकिंग होता था। सो नॉन डिजिटल मीडियम पे करते थे रिकॉर्ड? नहीं, डिजिटल मीडियम ही था। टेप्स होती थी, टेप से हम डिजिटल मीडियम पे उसको कन्वर्ट करते थे। रिकॉर्डिंग होती थी ना, मतलब वो टेप प्ले करते थे, वो सिस्टम के अंदर वो रिकॉर्ड होता था। मैं बेसिकली ज्योमेट्री वाली साइड पर मैंने ज्वाइन किया था, करंट अफेयर्स, तो उसमें हम डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे होते थे। तो एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए हमें महीनों लग रहे होते थे, क्योंकि हम बहुत ज्योमेट्री, व्हाट वाज ज्योमेट्री अगेन? मुझे आई रिमेंबर दैट नेम, आई रिमेंबर कि उसमें डॉक्यूमेंट्रीज होती थी, बट किस तरह की होती थी? ज्योमेट्री को इन शॉर्ट कहूँ तो नेशनल ज्योग्राफिक है, जैसे इस तरह से ज्योमेट्री था। ज्योमेट्री में किसी भी टॉपिक के ऊपर हम डॉक्यूमेंट्रीज कर रहे होते थे। तो डॉक्यूमेंट्री एक ऐसा जेनर है जो थोड़ा कहेंगे कि स्लो मीडियम है, तो हर कोई उसको नहीं देख रहा होता, बोर हो जाते हैं लोग। जिसको इंटरेस्ट होता है वो देख रहा होता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री एक ऐसी चीज़ है, वो किसी भी चीज़ की एक दफ़ा बनती है तो उसको कई दफ़ा देखा जा सकता है, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो इन्फॉर्मेशन गैदर करना बड़ा मुश्किल काम होता था और इंटरेस्टिंग होता था। हम कोई भी टॉपिक होता था, हम रिकॉर्ड रूम में जाते थे, वहाँ पे हम बोलते थे इस तरह के टॉपिक्स किसने लिखे हुए माजी में, तो 10-10 साल 20-20 साल 30-30 साल पुराना हम रिकॉर्ड निकालते थे, वो चीज़ें पढ़ते थे। तो रिसर्च का बहुत काम था उसके? हाँ, रिसर्च का काम था। हम वो निकालते थे, वो लिखते थे, गूगल करते थे। गूगल पे इतनी ऑथेंटिक चीज़ें नहीं होती, तो वो भी देखते थे। हमें पता चल जाता था कि क्या ऑथेंटिक है और क्या नहीं है, और सबसे ज़्यादा हम लोगों से मिलते थे जाकर। तो आज कोई बड़े बड़े लोगों की बात करते हैं ना, तो तकरीबन सभी लोगों के घरों पे जाके बैठे हुए हैं, उनके ऑफिस में जाके बैठे हुए। अच्छा वकास, उस ज़माने में जियो वाज ऑल्सो, जियो का बड़ा नाम होता था, लोग अपनी गाड़ी के बाहर जो है वो जियो का स्टिकर लगाते थे, पुलिस वाला रोक ले तो हम कहें हम जियो में काम करते हैं। ये तो इस तरह के जो लोग जियो में काम करते थे या इसी तरह के चैनल्स में काम करते थे, उनके बड़े भरम होते थे। अरे हमारे ऐसे भरम होते थे, हम छोटे से बच्चे भी अगर हम कहीं पर बाइक पर जा रहे होते थे और हमें कोई पुलिस जैसे रोक लेते हैं चाय पानी के लिए, हमें रोक लेते तो हम तफरी करते रहते थे एक दूसरे के साथ, यार तुम दे दो लाइसेंस चाहिए, यार तुम दे दो, तुम्हारी जेब में था, अच्छा घर भुलाए। वो पुलिस वाले बोलते थे ये कौन लोग हैं भाई जो हमारे साथ ऐसे कर रहे होते हैं। हम गलत नहीं कर रहे होते थे कोई, लेकिन हमें भी पता चल जाता था कि ये इन्होंने रोका है उसी के लिए। जब हम जियो का नाम लेते थे तो बोलते थे भाई आप लोग चले जाएं, आप लोग चले जाएं बस यहाँ से, आप लोग चले जाएं। अब ऐसा नहीं है। तो वो दौर भी हमने बड़ा एंजॉय किया हुआ है, जहाँ हम जाकर बता देते थे कि हम जियो से हैं, तो हमारी आवभगत शुरू हो जाती थी। यू ऑल्सो वर्कड इन वेडिंग फोटोग्राफी ऑल्सो, वेडिंग वीडियोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी, वो क्या था? वो कब शुरू वो किया? ये था कि जियो टेलीविज़न में काफ़ी काम करने के बाद बहुत प्रेशर, एक वक्त आता है ना आपका बस टेम्परामेंट ना ब्लास्ट हो रहा था। मुझे किसी ने बोला कि ना तुम्हें दुबई जाना चाहिए, बाहर बहुत सेटअप हो रहा है। मैंने बोला ठीक है, मैंने ऑफ लिया ऑफिस से 1 मंथ का, मैंने टिकट करवाया और मैं दुबई चला गया। एक छोटी सी शोरील बनाई, उसमें वीडियोग्राफर एक नया वर्ड आया था उस दौरान। हम थे तो डायरेक्टर, लेकिन हमने कहा वहाँ क्या डायरेक्शन करेंगे, दुबई एक बिल्कुल अलग इंडस्ट्री है। तो दी वीडियोग्राफर या वीडियोग्राफर के नाम से मैंने सीवी बनाई, वो पम्फलेट की तरह वो बनाकर, और मैं दुबई चला गया। दुबई जाकर जगह जगह पे उनके ऑफिसेज में जाके इंटरनेट से लिस्ट निकालता था। अच्छा। जाके डोर टू डोर जाकर देखता था, देता था, डिस्ट्रीब्यूट करता था, कहते हैं कि मुझे जॉब पे रख लिया, मुझे जॉब पर रख लिया। दुबई में रहते हुए घूमते फिरते इतना पता चल गया था कि नो एंट्री वाला एक दरवाज़ा होता है और एक बैक डोर होता है जो एग्ज़िट डोर होता है,
वहाँ से आप जाएं और सीधा सीधा बिल्डिंग में चले जाएं। और उसका बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया, क्योंकि मैंने एनिमेशन पढ़ी हुई थी, ज्वाइन मैंने वीडियो से किया था, तो एनिमेशन और 3D मुझे आता था। तो मुझे एक कॉल आई कि ना हमारा जो 3D डिज़ाइनर जो है वो चला गया है, तो आप अगर हमें ज्वाइन कर सकें। तो लबनानी कंपनी थी, मैं चला गया वहाँ पर। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया, 3D बड़े दिनों से किया नहीं था। एक दोस्त वहीं पर था, उसको कॉल पे ले लेकर एक प्रोजेक्ट निकाला, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी जॉब ऑफ़र की। लेकिन एक मिसहैप ये हुआ कि मुझे ना घर से मैसेजेस आना शुरू हो रहे थे, मेरे कज़न्स मैसेजेस कर रहे थे, फेसबुक का टाइम था उस वक्त, फेसबुक पे मैसेज आ रहे हैं, हाँ भाई कहाँ हो, कैसे हो, घर बात की। मैंने कहा कौन लोग हैं जो बहुत सारे ऐसे थे जो सालों से कांटेक्ट में नहीं थे और मुझसे पूछ रहे थे कि भाई घर बात हुई। मैंने कहा कुछ गड़बड़ है। घर कॉल कर रहा तो घर पे कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। बहरहाल दो दिन गुजर गए इसी में और टेंशन बढ़ती चली गई। फिर मेरी सिस्टर की कॉल आई कि जी फादर का एक्सीडेंट हो गया था, तो सब हॉस्पिटल में हैं और उनकी थाई बोन जो है वो ब्रेक हो गई है, ऑपरेशन चल रहा है, एंकल भी उनका टूट गया, वो कहीं ऊपर से नीचे गिर गए थे, तकरीबन 1 मंजिल ऊपर से। अब मैं वहाँ पर नई जॉब ऑफ़र हुई हुई, वो कह रहा कि जी काम करें, सऊदीया का भी वीज़ा लग रहा है आपका, दुबई का भी लग रहा है, मुझसे साइन ले लिए और तुम्हारे सर भी ये टेंशन। और मैं कह रहा हूँ कि मैंने उसको बोला कि मुझे वापस जाना है। वो कहने लगा मैं तुम्हारा वीज़ा एक्सटेंड करवा रहा हूँ 1 महीने का, और 1 महीने बाद तुम वापस चले जाना, अभी हमारे पास काम है, सऊदी अरामको का कोई काम चल रहा था, वापस नहीं जा सकते। अब जो टेंशन मेरे सर पर थी, तो मैंने कहा कि नॉट पॉसिबल, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इसके ऊपर। मैं जाकर फ़ौरन वापस आ जाऊँगा, लेकिन अभी मुझे जाने दो। तो वो कहने लगा अगर जाते हो तो जॉब गई, अगर रुकते हो तो सही है। उसने मुझे 3 दिन काम करने के पैसे भी दिए। DSLR कैमरे की वीडियोस नई स्टार्ट हुई थी उस दौरान। 7D एक कैमरा था कैनन का, वो आया था। तो मुझे एक जगह पे कॉल हुई थी, उन्होंने बोला वीडियोग्राफर लिखा हुआ है आपने। मैं कैमरामैन तो नहीं था, फ़ोटोग्राफी ज़रूर जानता था। तो वो कहने लगे कि आप ये कैमरा चलाकर दिखा दें, और मेरे सामने कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ था, और कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट था, अच्छे पैसों वाला। तो मीडिया प्रोडक्शन जोन था एक कंपनी में कि आप जॉब पर आ जाएं। मैंने कहा नहीं, ये मुझे आता नहीं है कैमरा चलाना, क्योंकि मेरे लिए नया था उस टाइम, नया आया हुआ था। मैंने कहा लेकिन मैं फ़ौरन इसको सीख लूँगा। तो उन्होंने नहीं, अगर आप चला सकते हैं अभी चला लें और जाएँ। जब मैं वापस आया ना, तो मैंने कहा कि अच्छा ये दौर जो है ना बदल रहा है। मैंने एक 7D कैमरा ख़रीदा, उसके बाद उसको इस्तेमाल करना शुरू किया, उसको सीखा। क्योंकि हम जो सोचते थे हम वो कैमरामैन को बोलते थे, कैमरामैन रिकॉर्ड करता था, तो वो हमारी वो चीज़ें मिसिंग हो जाती थी जो हम चाहते थे। जैसे मैंने अपना कैमरा लिया, स्टार्ट लिया, फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ चुकी थी, प्रेशर दोबारा आने लगा था, बात बेबात डांटें पड़ रही होती थी। तो पहले तो बर्दाश्त हो जाता था, फिर लगा कि नहीं अब बर्दाश्त नहीं हो सकता, अब खुद कुछ करना होगा। कहाँ पर था ये? जब जियो वापस में आके थे? जियो दोबारा कंटिन्यू किया था। अच्छा, वापस प्रमोशन भी हो गई थी, फ़ौरन भी पैसे भी बढ़ गए थे इत्तेफाक से। बढ़ते नहीं है वहाँ पे, 6-6 7-7 साल लग जाते हैं, लेकिन 4 साल लग गए थे पैसे बढ़ने में। जब मैंने रिज़ाइन किया तो सब मुझे कॉल कर रहे थे, तुम पागल हो, जियो टीवी छोड़ रहे हो। जियो टीवी का उस 2011 में भी बहुत चांद था, बिल्कुल। कि मतलब ये बेस्ट इदारा है, लोगों की ख्वाहिश होती थी कि हम वहाँ पे नौकरी करें। लोग तो बड़ी MNC से छोड़कर जियो जा रहे होते थे। एग्जैक्टली, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, बेहतरीन जियो आज भी मैं कहता हूँ कि ख़वातीन के लिए बेहतरीन इदारा है काम करने के लिए, सेफ़, अच्छा, मर्दों के लिए हो ना हो, ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं कराची स्कूल ऑफ आर्ट में ना 1-2 साल से विज़िटिंग फैकल्टी के तौर पर जा रहा था। मेरा एक दोस्त है, मोज़म्बिक चला गया था, उसने फील्ड छोड़कर और वहाँ अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। वो आया हुआ था छुट्टियों पर, तो मैं उसके साथ ऐसे ही कराची स्कूल ऑफ आर्ट गया। हमारी टीचर होती हैं मिस सदफ। बेसिक उस्ताद अगर आपको अच्छे मिल जाए ना, तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ आगे बहुत अच्छी हो जाती है। पैसा कमाना मैटर नहीं करता, पैसा तो आ ही जाता है। उनके पास बैठा हुआ था, तो मैंने कहा कि वो कहने लगी मुझे ना टीचर की ज़रूरत है, यहाँ पर ना कोई टीचर हो तो मुझे बताना, मुझे चाहिए। मेरे दिमाग में वैसे ही रेजिग्नेशन चल रहा था, मैं बात कर आया हुआ था, मैं रिज़ाइन कर दूंगा। तो मैंने कहा अगर मैं आ जाऊँ, तो वो कहने लगी तुम कहाँ हो गए, तुम बड़े आदमी हो गए, अब तुम चैनल में काम करते हो और इतना एक्सपोजर मिल गया, इतनी डॉक्यूमेंट्रीज़ कर ली हैं। मैं जिस फ्रस्ट्रेशन में था ना, मैंने कहा वहाँ से निकलूँ और फ़ौरन ज़ाहिर है कुछ तुमको मौका मिल गया। अच्छा, कोई ना कोई जॉब चाहिए थी, पैसा चाहिए था, बीच में गैप आता वो कैसे कवर अप करता।
तो पैसे जियो से थोड़े कम थे, लेकिन मैंने कहा पीस चाहिए। मैंने वहाँ पे 1 से 1.5 साल जॉब करता रहा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ वक्त गुजारा, वो यंगस्टर्स के साथ रहा थी। मेरी एक सिस्टर मलेशिया में होती थी, मेरा भाई वहाँ पढ़ रहा था, तो वो कहने लगे तुम बाहर ट्राई क्यों नहीं करते। अब मलेशिया किस्मत आजमाने आप मलेशिया मलेशिया मेरा गए थे, पूरा एक ओके। टर्न ओवर सितंबर 2012। जब मैं मलेशिया गया तो मैंने वही सेम एक्सपीरियंस तो था मुझे दुबई की तरह। सर्च करा, बहुत सारे लोगों से मिला, कुछ रेफरेंसेस थे, उन लोगों के पास जाके उनके प्रोडक्शंस में मिलता, देखता, समझता कि यहाँ पर क्या होता है। किसी ने मुझसे कांटेक्ट किया कि मुझे फ़ोटोग्राफी करनी है, वो चाइनीज़ था। अच्छा, होता क्या है कि चाइनीज़ की शादी जो है ना वो कोई एक दिन होती है, यानी उनका मुहूर्त होते हैं उनके, तो वो कोई एक दिन होता है, तो सबकी उसी दिन होती है। यानी महीने में अगर 2 दिन आए हैं या 3 दिन या 4 दिन हैं, तो वो 4 दिन में ही शादी होगी, उसके अलावा शादी नहीं। अच्छा, वो शादी के डेज होंगे, वो शादी के डेज होंगे वो। अच्छा। अब जाहिर है जब शादी के डेज होते हैं तो हॉल सारे उन दिनों में बुक होते हैं, बिल्कुल यहाँ की तरह, जैसे केटरिंग सब बुक होगी, फोटोग्राफर सब बुक होंगे। तो उसने बोला कि मैं एक बाहर से आया हुआ था, उसने बोला बंदा था, उसके बाद शादियाँ ज़्यादा थी, उसने बोला एक एडिशनल कैमरा हो जाएगा, फ़ोटोग्राफी के लिए मुझे बुला लिया। फ़ोटोग्राफी मैं अच्छी कर लेता था। कहने लगा सुबह 4 बजे मैं आपको पिक करने आऊँगा। सुबह 4 बजे? सुबह 4। मैंने कहा सुबह 4 बजे शादी का शूट? तो उसने बोला हाँ सुबह में ही शूट होता है, जो मलेशियन चाइनीज़ था। अब दिल में ना डर लगना शुरू हो गया, दूसरे मुल्क में बैठे हुए हैं। पहले ही हम आपने सुना होगा बड़े किस्से कि दूसरे मुल्क में जाओ तो एजेंट्स होते हैं, कौन कौन होते हैं, घेर लेते हैं, प्रॉब्लम में फंसा देते हैं। अब मैं परेशान, अब मेरी क्वेरीज स्टार्ट हो गई, लोगों से पूछना शुरू हो गया। मेरे ब्रदर इन लॉ थे, उनके वो अपने दोस्तों से उन्होंने पूछा, उन्होंने बोला नहीं ऐसा सही कह रहा है। मैंने कहा खाना क्या खाऊंगा भाई, खाना वो तो पता नहीं वो हलाल होगा नहीं होगा। तो मेरी सिस्टर ने मुझे रोल्स बना कर दिए, जो मैंने इतने थे कि मैंने कहा ये थोड़ा थोड़ा करके खाऊंगा तो शाम तक चल जाएंगे मेरे। और ये पूरे दिन की शादी थी, रात को फ्री होना था, रात लेट नाइट। जब मैं वहाँ गया तो बहुत सारे चाइनीज़ आए, सुबह बहुत सारे लोग थे, वो एक ही कलर के शर्ट पहने हुए। अच्छा, उनकी ना टी सेरेमनी होती है सुबह फजर से पहले, अंधेरे में सूरज निकलने से पहले पहले टी सेरेमनी होती है। शादी वाले दिन? इस शादी वाले दिन ग्रूम के घर। ओके। अब उसके घर फोटोग्राफी हुई, वो उसके पेरेंट्स बैठे हुए थे, वो छोटा सा टी कप था, उससे उन्होंने एक्सचेंज की, टी एक्सचेंज की। बेसिकली ये उनका समझ लें निकाह का प्रोसेस था। अब ग्रूम मेट्स और उनकी फैमिली मिलकर लड़की के घर गए। यानी जो जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे मेरे लिए सब कुछ नया था। घर के अंदर जाने से पहले उनके गेम्स होने थे आपस में। जो ब्राइड्समेड थी वो ग्रूम मेट के साथ के लिए उन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ रखी हुई थी, वो एक्टिविटीज़ हुई। दूल्हा अंदर नहीं जा सकता था, दूल्हे को उठाकर लेकर जाना था, उसके मुंह में स्पून रख दिया उन्होंने, स्पून के ऊपर जो है वो बॉल रख दी, वो बॉल अगर गिर गई तो शादी थी ना, कुछ और तो नहीं शादी थी? अच्छा, शादी थी कि ग्रूम अंदर नहीं जा सकता। तो मैं ये सब देख रहा था और मैं वो मूवमेंट्स कैप्चर कर रहा था। अंदर जाने के बाद जो ग्रूम था वो पहले जैसे अपने पेरेंट्स के पास पहले गया था, तो ऐसे ब्राइड के पेरेंट्स के पास गया। फिर वहाँ टी एक्सचेंज हुई, 1-2 और भी रस्में हुई जो मुझे याद नहीं है। फिर उसको मौका मिला ब्राइड के पास जाने का, तो वो रुखसती करवा के गाड़ी में सुबह सुबह रुखसती भी हो गई? सुबह हाँ, तकरीबन 11-12 बज रहे थे। तो रुखसती का टाइम हो गया उनका, रुखसती के लिए निकले। अब मेरे लिए एक चैलेंज, टेक्निकली एक चैलेंज था कि मैंने कभी वाइट ड्रेस में किसी ब्राइड को शूट नहीं किया था। जो बाकी सब थे वो ब्लैक कोट में थे, ब्राइड जो थी वो वाइट ड्रेस में थी। अब वो प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम ये है कि वाइट एक्सपोजर जो है लाइट का, अच्छा, उसको कैप्चर करना मुश्किल हो गया। अब मैं उसके ड्रेस को मैनेज करता तो उनकी शक्लें डार्क हो जाती, मैं शक्ल को मैनेज करता तो उसके कपड़े ब्लास्ट हो जाते। एक्सपीरियंस नहीं था ज़्यादा, बहरहाल उसको मैनेज किया। डर लगने लगा कि वो मुझे बोलेगा ये कैसी तस्वीरें खींची हैं तुमने, और ज़ाहिर है वो उसने मुझे हायर किया हुआ था, मुझे पैसे दे रहा था। अच्छा, जब उनके घर गए तो लंच का टाइम हो गया, सब खाना खा रहे थे, तो उन्होंने मेरे आगे चीज़ें रखते रहे। अब मेरे दिमाग में ये घूम रहा कि ये पता नहीं हलाल है नहीं है, ये बीफ है, मटन है, ये क्या है। मीट भी था। तो उनमें से एक बंदा था इंडियन उनकी फैमिली में, वो समझ गया कि मेरा मामला क्या है। मेरे पास आया,
वो राइस लेकर आया, कहने लगा कि अच्छा जो कुछ मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था वो मैं खा चुका था मेरा पूरा हो चुका था मामला, ज़ाहिर है कितना खाना लेकर जाता। ये राइस थे और ये लाया, कहने लगा बस ये 2 चीज़ें खा लो, इसके अलावा कुछ नहीं खाना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उस पर भरोसा किया और मैंने खाना खा लिया बड़ा डरते डरते। इसी तरह से इंटरनेट पे मुझे एक बंदा मिला, उसने बोला कि ना मुझे वेडिंग फोटोग्राफर चाहिए, मेरे साथ आके शूट कर लो। तो मैं वहाँ पे शूट करने गया, तो उन लोगों ने वहाँ पर कोई एक बंदा आया हुआ था, उसने देखा कि मुझे वीडियो भी आती है, फ़ोटो भी आती है, तो मुझसे पूछने लगा क्या करते हो। प्रोडक्शन हाउस था सॉर्ट ऑफ वो, लेकिन उनका ज़्यादा काम वेडिंग्स का था। nice. मैंने बोला हाँ भाई, उस टाइम तो ये था कुछ भी मिल जाए, जॉब मिल जाए बस, जॉब मिल जाए यहाँ पर, बस इन हो जाए फिर करते रहेंगे। उसने बोला कि कल आ जाना मेरे पास, टेस्ट दे दो मुझे। उसने बोला मेरी कंपनी है, ये कैमरा उठाओ, शूट कर आओ और मुझे एडिट करके दिखा दो। तो मैंने जो उसको बना कर दिया, तो उसने उस एंगल से कभी अपनी अच्छा उनका केटरिंग का भी बिज़नेस था, एक फ्लोर पे उनका केटरिंग था, एक फ्लोर पे उनका प्रोडक्शन हाउस था, एक फ्लोर पे उनका साउंड सिस्टम, साउंड के अच्छा शादी के लिए बड़ा सब sound system चीज़ें था। दस्तियाब हैं, शादी के लिए भी, कॉन्सर्ट्स के लिए भी, बहुत अच्छा। कुछ होता था। तो वहाँ पे मैंने उनको वो फ्रेम्स जब शूट करके दिए, उनके किचन में भी चला गया, उनके प्रोडक्शन हाउस में भी चला गया, सारी चीज़ें करके मैंने दी। तो उसने बोला भाई खुश हो गया वो, डन है। कहने लगा मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, कल से स्टार्ट करना है। मैंने बोला ठीक है। मैंने कहा वीज़े का क्या होगा? उसने बोला सब लग जाएगा, डोंट वरी। मैं घर आया, घर पे डिस्कस किया, कहने लगे तुम्हारी कॉल है, तुम्हें समझ आ रहा है तो ज्वाइन कर लो, बस कोई फ्रॉड ना हो, वीज़ा दे रहे नहीं दे रहे। मुझे एक डॉक्यूमेंट्री बनाने को मिली, उनके पास नई आई थी और उनके पास कोई इस तरह का बंदा भी नहीं था जो डॉक्यूमेंट्री बनाता, और मेरा बैकग्राउंड ही डॉक्यूमेंट्री का था। वेडिंग एनिवर्सरी थी, ये 25th ईयर हो गए थे एक कपल को, तो उनके बच्चे जो है उनके लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनवा रहे थे। तो वो मुझे अपने घर ले गए। वैसे अच्छा आइडिया है वैसे यार, गुड आइडिया। वो इंडिया की फैमिली थी। अब ये एक नया मेरे लिए एक नई फैमिली में जाना, जहाँ पे जो हिंदूज थे, उनके साथ वो वीडियो बनाई, और बहुत अच्छी वीडियो बनी। कंपनी और खुश हुई कि हाँ भाई बहुत अच्छी बात है, अच्छा पे कर रहे थे मुझे, सब सेटिंग हो गई। गुड। तो मैंने बोला भाई अब वीज़े का क्या होगा, वीज़ा तो एग्जिट करना। अच्छा, अभी तक वीज़ा का कुछ नहीं हुआ था? कहने लगे बेफिक्र हो जाओ। मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए और उन्होंने अप्लाई कर दिया। अच्छा, अप्लाई करने के कुछ दिनों बाद मेरे पास अप्रूवल लेटर आ गया, जो बहुत मुश्किल से मिलता था उन दिनों में मलेशिया में। अब मेरा पासपोर्ट जाना था इमिग्रेशन में और उसके ऊपर स्टिकर लगना था। तो 1 महीना गुजर गया, पूरा मंथ हो गया मुझे, मेरा वीज़ा एक्सपायर हुआ। तो 1 महीने का और एक्सटेंड करवा लिया हमने। मैंने कहा मेरा वीज़ा कब लगेगा? एक और उनके पास जॉब आ गई, वो कहने लगे ये भी तुम ही करोगे। मैं वो करने लग गया। मैंने कहा वीज़ा कब लगेगा? अच्छा, वहाँ पे प्री वेडिंग वीडियोस बहुत शूट होती हैं, लोग बॉलीवुड स्टाइल पे प्री वेडिंग वीडियोस बनाते हैं, और वो उनके पास इवेंट्स में चलती थी। पाकिस्तान में आज रुझान हुआ है SMD का, उस ज़माने में वहाँ पर अच्छा, वो बड़े स्क्रीन लगा के, बड़ी स्क्रीन होती थी वहाँ पे लगती थी, और उसके ऊपर वो प्ले होती थी, बहुत अच्छे। जो शादी पे लगती हैं, शादी पे चलती हैं, शादी इवेंट में ना वो प्ले होती है बाकायदा। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स करने आते थे वहाँ पर, यूरोप से भी लोग आते थे, मलेशिया इज ब्यूटीफुल, ऑस्ट्रेलिया से भी आते थे। तो मैंने गोरों के साथ काम किया, मैंने चाइनीज़ के साथ काम किया, मैंने तामिलों के साथ काम किया। वहाँ पे मामा जिनको बोलते हैं, तामिल मुस्लिम्स होते हैं, उनके साथ काम किया। हिंदूज़ गुज्जू बोलते हैं, गुजरातीज़ के साथ बहुत काम किया। सिख के साथ, सिख फैमिलीज़ के साथ तो बेतहाशा काम किया। सबसे अच्छी बात वहाँ के एक्सपीरियंस में ये लगी कि वहाँ पर ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये डॉक्टर है तो ये चपड़ासी है तो ये ड्राइवर है। अच्छा। मैं लोगों के पास जाता था तो एक ही फैमिली में या दोस्तों की जो गैदरिंग्स होती थी, 8-10 लोगों की गैदरिंग्स होती थी, कोई डॉक्टर होता था, कोई ट्रक ड्राइवर होता था, और उसके फेसबुक आईडी पे भी ट्रक ड्राइवर लिखा होता था। मतलब डिग्निटी ऑफ लेबर है वहाँ पे। हाँ, इंट्रोड्यूस करवाते थे ना अपने आप को, तो वो बोलते थे मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। एक किसी की हमने वेडिंग वीडियो की थी, तो उसके सारे दोस्त जो थे सर्जन्स थे, कोई कुछ था, कोई कुछ, लेकिन सब उसके साथ हमारे साथ वेडिंग वीडियोस बनवा रहे थे, और वो ट्रक ड्राइवर था खुद। अच्छा, मेरे साथ एक ट्रेजिडी ये हुई। एक्चुअली होता क्या है कि आप एग्जिट करते हैं, यहाँ आते हैं, वो अप्रूवल लेटर यहाँ पे जमा कराते हैं, आपका वीज़ा लगता है और आप रिटर्न चले जाते हैं। जब फिर आप जाते हैं उसके बाद, फिर आप चले जाते हैं। अप्रूवल तो था मुझे, सिर्फ यहाँ वो अप्रूवल में लेकर आता, एग्जिट करता, एग्जिट की स्टैम्प लगवाता, मैं वापस चला जाता। तो मेरी कंपनी, जो मेरे बॉस थे, वो कहने लगे यहाँ पे सब कुछ होता है। मलेशिया ना
बहुत करप्शन है पाकिस्तान की तरह, पैसे दो काम हो जाए। तो वो कहने लगे तुम उन्होंने फिक्र नहीं करो, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो। मैंने कहा ये बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे, मैं उनके साथ काम कर रहा था, वक्त पे सैलरी मिल रही थी, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। भाई एक दिन आया, मुझे पता चला कि जी मेरा पासपोर्ट जो है ना, जिस एजेंट को लगाने के लिए दिया था उन्होंने स्टिकर, क्योंकि वो बैक डोर से लगना था, मुझे नहीं पता थी ये बात, मैं तो दे दिया। वो यहाँ का गैंगस्टर है और वो उसके पास पासपोर्ट है, हम उससे सवाल नहीं कर सकते कि कब आपका वीज़ा लग कर आएगा। मैंने बोला भाई ये क्या बात हुई? तो अच्छा एक लिमिट होती है, उसके बाद स्पेशल पास भी ख़त्म हो गया मेरा लगना, सही, तो मैं ओवर स्टे हो गया। तो मैं परेशान हो गया। That's मैंने a कहा कि crime, अगर right? मुझे अगर कोई पकड़ ले तो क्या होगा? तो कहने लगे बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी शक्ल का हमारे पास ऑफिस में एक रविंदर सिंह नाम का लड़का है, कोई पूछे ना तो तुम बोलना रविंदर सिंह नाम है मेरा, और बस हमें कॉल कर देना ऑफिस में, हम संभाल लेंगे। एक्चुअली जो मेरे बॉसेस थे उनकी पूरी फैमिली लॉयर्स थे सारे, तो उनको डर नहीं लगता था, उनके लिए बहुत ये नॉर्मल सी बात थी, मेरे लिए नॉर्मल बात नहीं थी। अच्छा ये करते करते 8-9 मंथ्स गुजर गए, 8-9 मंथ्स गुजर गए, 7 मंथ्स और गुजर गए। अच्छा और मेरी यहाँ पर शादी फिक्स थी, मुझे था कि भाई शादी तो नहीं, शादी की डेट तो नहीं हिलनी। बॉसेस को बताया भाई शादी है और मुझे जाना है हर हाल में, कार्ड छप गया, मैंने कार्ड दिखाया तो उन्होंने थोड़ा सीरियस लिया, उस एजेंट को प्रेशराइज़ किया, गैंगस्टर को। मैं तो नहीं इलीगल या ओवर स्टे होना चाहता था। मैंने कहा मैं जा रहा, क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या है? मैं लोगों से पूछा, उन्होंने बोला भाई सीधा सा जाओ और एम्बेसी में बता दो कि मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हो गया है, तो एम्बेसी हेल्प करेगी। मैंने बोला ठीक है, एम्बेसी चला गया और एम्बेसी में मैंने एक एप्लीकेशन लिख कर दी, तो वहाँ पर ऐसे केसेस होते रहते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको एक पासपोर्ट की जगह आउट पास बनता है, वो कहने लगे वो आउट पास बना कर दे देंगे, उसकी कुछ फ़ीस थी, मैंने जमा करवाई। कहने लगे कल आकर ये आउट पास ले लिएगा। उस आउट पास बनने के बाद ये होता है कि उसके ऊपर आप टिकट करवा सकते हैं, आप टिकट करवाएं और वापस चले जाएं, फिर वहाँ जाकर बनवा लें आप। वहाँ जाकर बस होगा ये कि जब आप वापस आएंगे तो आप 5 साल तक मलेशिया में एंटर नहीं हो सकते। मैंने बोला भाई नहीं होना, अपना मुल्क शादी करनी है बस। शादी भी एक रीज़न था, और दूसरा इलीगल नहीं रहना, ऑब्वियसली आपको डॉक्यूमेंट ही नहीं है, कोई पकड़ लेता है भी कैसे हो, आपको सज़ा हो जाए, जेल हो जाए, कुछ हो, फिर आप वापस आओ, आपको यहाँ पे FIA आपकी पकड़ेगी कि भाई आपने ऐसी गलती कैसे की, जाने से पहले इतना तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा मैं वापस आया तो मैंने बॉस को बोला मैंने जॉब छोड़ दी है और मैं वापस जा रहा हूँ। कहने लगे नहीं करो, ऐसा नहीं करो, वो आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे मैं कर रहा था, वो उनके पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं थी, तो वो कहने लगे नहीं तुम जो है वेट करो, आ जाएगा। मैंने बोला अच्छा। इतने में ना मेरे दोस्त की कॉल आई, वो इंडियन था, कहने लगा तुम्हारा ना पासपोर्ट आ गया। मैंने बोला शायद ही मुझे वापस बुलाने के लिए कर रहे हैं, और डर भी लग रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कोई पकड़ ना ले, बंद ना कर दें, रोक ना ले। तो बहरहाल मैंने हिम्मत की और मैं चला गया। जब मैं गया तो मेरे बॉस सामने बैठे हुए थे, कहने लगे कि एक ब्लैक लेबल की बोतल लाओ और अपना पासपोर्ट ले लो। मैंने बोला कि आप मुझसे खाना डिनर कर लें, आपने जो करना है आप मुझसे मेरे साथ कर लें, ब्लैक लेबल तो मैं नहीं दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं इलीगल, ये वाली चीज़ तो मैं नहीं करता। अच्छा वो पहले ही वहाँ पर ना उनको, मुझे मैं पाकिस्तानी था, तो वो कहते थे जो भी पाकिस्तानी आया मैंने उसको ना ऑफ़र किया वो ड्रिंक कर लेता है। मैंने बोला मैं तो नहीं करूँगा। तो वो एक मीटिंग के ऑफिस की, तो सबको बता रहे थे कि ये एक वाहिद बंदा आया है मेरे पास, मैंने इसको भरपूर तरीके से पिलाने की कोशिश की है, इसने नहीं पी है, मेरे हाथ नहीं आया। अच्छा। मैं ना बड़ा अवॉइड करता था इन सारी चीज़ों से। जाने से पहले लगता था शायद मुझे मिलेगी तो पी लूँगा, मुझे कोई जैसे होता है ना थोड़ा खुल के कुछ करने का मौका मिलेगा, लेकिन मैं वहाँ जाके मुझे लगा नहीं, मेरी अपनी वैल्यूज़ हैं। तो वो कहने लगे ये मुझे ला दो और तुम अपना पासपोर्ट ले लो। मैंने कहा ऐसे ही बोल रहे होंगे, इतने दिन से पासपोर्ट आया नहीं, अब मैं आज आ गया। तो मैंने उनसे, अच्छा उन्होंने वाकई में मुझे पासपोर्ट दिखाया, वो मेरा वीज़ा लग गया था। अच्छा उस पर एक मसला ये था कि मेरे पास एग्ज़िट स्टैम्प नहीं थी, तो एग्ज़िट स्टैम्प ना होने का मतलब है कि आपका वीज़ा कैसे लग गया भाई। तो वो कहने लगे वीज़ा लग गया और ये लीगल तरीके से लगा है, तुम्हारा इलीगल तरीके से नहीं लगा, और वाकई में स्टिकर लग गया तो लीगल तरीके से लगा है। मैंने कहा अब वापसी जाते हैं मुझे कोई तंग तो नहीं करेगा? उन्होंने बोला नहीं, अब तुम जाओ अपनी शादी करो और आराम से वापस आना। मैंने बोला ठीक है। मैंने छुट्टी ली
और मैं वहाँ से निकल गया। अब मैं एयरपोर्ट आया, अब डरते डरते ना, रमज़ान के दिन थे, तो सुबह मेरी फ़्लाइट थी सहरी के बाद। वो लोग भी मुस्लिम्स हैं वहाँ पर इमिग्रेशन में। अब मैं आया डरते डरते डरते, अब मैंने जब इमिग्रेशन पे पासपोर्ट दिया तो उसने बोला भाई ये क्या सीन है, ये तुम एग्ज़िट कब किया, तुम तो विज़िट पर आए हुए थे, विज़िट पर आए हुए, तुमने एग्ज़िट नहीं किया। अच्छा, ये इतने दिन रहने के बाद मुझे पता चल चुका था कि ये मुझसे गलती हो गई है, जो कि मेरी वजह से नहीं थी। लेकिन अब वो पासपोर्ट देखे, मुझसे सवाल करे मले में, मुझे सब समझ आ रहा था, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैं उसको बोलता रहा वट 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 वट। अच्छा, ये बिल्कुल सहरी के बाद की बात थी, वो लोग भी नींद में थे क्या। वो बंदा उठा, वो यंग सा लड़का था इमिग्रेशन पर, वो उठा, वो अपने किसी बॉस के पास गया कि देखिए इस पासपोर्ट में ये है। तो वो मुझे दूर से नज़र आ रहा था और मैं दुआएं पढ़ रहा था बस। तो वो दूर से उसने बोला यार खुद देखो, मुझे समझ आ गया वो कह रहा है उसको कि खुद देखो। फिर वो एक और के पास गया, उसने बोला खुद देखो। वापस आया, सर पकड़ के बैठ गया, इतने मुझे रेड स्टैम्प उठाई और मेरे पासपोर्ट पर रेड स्टैम्प लगा दी। रेड स्टैम्प मीन्स? जो रेड स्टैम्प लगाई तो मैंने बोला भाई तो मैं फंस गया। उसने बोला यू कैन गो। मैं मुड़ा और मैं वापसी के रास्ते पे चलने लगा, तो वहाँ पर एक उनका इमिग्रेशन ऑफिसर खड़ा हुआ था, उसने मुझे रोका, क्या कहाँ जा रहे हो। तो मैं तो गूंगा बना हुआ था वहाँ पर, मैंने बोला पासपोर्ट देख लो। उसने बोला यहाँ नहीं जाना, इस तरफ जाना, दिस वे। मतलब दिस वे का मतलब ये था कि आप लाउंज की तरफ चले जाएं, मतलब गुड टू गो। गुड टू गो। जब मैं बाहर निकला ना तो मैं उछल रहा था, मतलब मैं खुद भी नहीं सोच सकता कि मैं जंप स्ट्रेस रिलीज हो गया था। मैं भाग रहा और मैंने ज़्यादा सामान भी अपने साथ नहीं रखा हुआ था कि मुझे पता नहीं क्या मामला होंगे। मैं जंप करता हुआ जा रहा, जितने लोग थे वहाँ पे मुझे देख रहे थे भाई इसको क्या हो गया। मैंने अपने बॉस को कॉल की, वो मेरे कॉल का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही अभी रिंग हो ही भी नहीं होगी कि उन्होंने रिसीव किया व्हाट हैपेंड। मैंने उन्हें बताया कि जी मैं लीगल तरीके से हुआ, मैं निकल गया। तो उन्होंने विश्व करके सांस लिया। तो बहरहाल फाइनली मेरी शादी जो है वो फिर सन 2013 में हो गई। मुबारक हो। So basically then you went back to Malaysia? वलीमे वाले दिन ही मेरे पास कॉल आ गई, कहने लगा यार वापस आ जाओ, तो तुम ना जो तुम्हारी छुट्टियां बाकी रह गई हैं तुम बाद में ले लेना, अभी तुम वापस आ जाओ। तो मैं फ़ौरन जो है चला गया। फिर 3-4 दिन बाद वाइफ का भी वीज़ा लग गया, तो वो भी आ गई। तो मैंने अपनी छुट्टियाँ जो है लंकावी में बाद में अवेल की। तो इस तरह से मैं वापस मलेशिया चला गया। अच्छा, मलेशिया से वापस इस तरह से आया कि जब साल गुजर गया और मेरा दोबारा से वीज़ा लगने का टाइम आया, तो वो कहने लगे कि तुम्हारा वीज़ा ना, सबके वीज़े जिसके एक्सपायर हो रहे थे सबके लग कर आ रहे थे, मेरा नहीं लग कर आ रहा था। तो बॉस कहने लगे कि तुम्हारा ज़रा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हमने जौहर बारू से लगवाया था, इस स्टेट से नहीं लगवाया था, हम कोलालमपुर में रहते थे। तो कहने लगे वहाँ किसी को जाना पड़ेगा, लगाएगा, टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं जाऊँगा तो मैं तुम्हारा केस करवा दूँगा। वीज़ा रिन्यू होने में इतना मुश्किल नहीं होती। तो मैंने कहा कि अब मेरा वीज़ा ख़त्म होने में 3 दिन रह गए थे, अब फैमिली के साथ रह रहा था। मैंने बोला ये अब पता नहीं फिर ना पासपोर्ट मेरा चला जाए, वो एक डर बैठा हुआ था। अब तो वाइफ भी साथ में? वाइफ भी साथ में। मैंने कहा अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने वहाँ पे फ़्लाइट करवाई और मैं वापस आ गया। तो मैं वापस आया और वापस आकर मैंने बड़ा सोचा, दोबारा कराची स्कूल ऑफ आर्ट ज्वाइन कर लिया। कुछ दिन पढ़ाता रहा, पढ़ाते मैंने अपना कार्विंग प्रोडक्शंस स्टार्ट किया। कार्विंग प्रोडक्शंस का जर्नी मेरा स्टार्ट होता है यहाँ से। नाइस। तो मैंने कहा यहाँ पर आके क्या किया जाए। कुछ दोस्त थे, उनकी किसी की बहन की शादी थी, किसी का कुछ था, उन्होंने बोला यार कवर करोगे। कार्विंग मेमोरीज भी तो बताओ, ये पहले कार्विंग मेमोरीज था। हाँ, कार्विंग मेमोरीज पहले हम कंपनी का नाम एक्चुअली कार्विंग मेमोरीज था, बाद में हमने कार्विंग प्रोडक्शंस किया। कार्विंग मेमोरीज में हम लोगों की स्टोरीज शूट करते थे, हम वेडिंग वीडियोस बनाते थे, वेडिंग डॉक्यूमेंट्रीज बनाते थे। अब जो ज़ाहिर है जो मलेशिया में मैंने काम किया था उसको मुझे यहाँ पर पूरा एक्सपीरियंस करना था, यहाँ पे नया ट्रेंड लेकर आना था, जो कि मैं लाया। कोई और नहीं कर रहा था वेडिंग वीडियोस, वेडिंग डॉक्यूमेंट्रीज इस प्रोफेशनलिज्म के साथ, इस प्रोफेशन के साथ। मैं यहाँ आया, मैंने जो लोग शौक़ रखते हैं, मैंने उनसे पैसों की डिमांड नहीं की, लेकिन मैंने कहा मुझे काम करना है। मैंने आके बोला कि आप शादी हो रही है आपके घर में, मैं आपकी पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा। मैंने सबके इंटरव्यूज़ करना शुरू किए, कंडक्ट किए, उनकी फैमिली में इन्वॉल्व हुआ। वो
कहीं शॉपिंग करने जा रहे होते थे तो मैं उनके साथ शॉपिंग करने चले जाता ऑनेस्टली था। अभी भी ये ट्रेंड नहीं है, अभी भी इतना ज़्यादा नहीं है ट्रेंड ये, है ना? वेडिंग वीडियो शूट दैट्स अ कर ग्रेट रहा आइडिया। होता। हाँ, मैं वो शूट कर रहा होता तो लोगों को नहीं पता था कि वेडिंग वीडियो, एक्चुअली हमारे यहाँ वेडिंग वीडियो बहुत बुरी होती है। उसका रीज़न ये है कि हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे होते हैं यहाँ पर लोग, और इवेंट जो है ना 1 घंटे का होता है। लेट आते हैं, ना एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ना मेहमानों से सही मिल पाते हैं। अगर किसी को यहाँ पर आना चाहिए, वेडिंग स्टार्ट होनी चाहिए 6 या 7 बजे और 10 बजे टाइम ख़त्म है, या 11 बजे या 12 बजे, तो आप 3-4 घंटे तो हॉल में रहें। हमारे यहाँ फैमिलीज़ लेट आती हैं, लाइट ऑफ होने का टाइम होता है, वो आते हैं, इतना खर्चा किया हुआ होता है, ना उसमें वेडिंग वीडियोस बन सकती हैं, ना फोटोग्राफी हो सकती है, ना वो अपने लोगों से मिल सकते हैं, ना वो इवेंट को एंजॉय कर सकते हैं, ना कोई अपनी सीट्स पे बैठा होता है। बस अजीब बेढंगा सा तो इवेंट क्रिएटिविटी का होता है। मौका भी नहीं मिलता फिर। क्रिएटिविटी तो दूर दूर तक नहीं मिल सकती ना। कुछ लोग होते हैं प्री वेडिंग शूट्स करवा लेते थे, तो मैंने इस तरह की वीडियोस बनाई, और मैं क्या करता था, वीडियोस बनाकर जो उनका वेडिंग डे होता था वही जो मैं मलेशिया में करता था यहाँ पे मैं प्ले कर देता था। तो लोगों को बहुत अच्छा लगता था, लोग गले लगा लेते थे कि भाई ये चीज़ तो हमने कभी सोची भी नहीं थी। लोगों को पता ही नहीं होता था क्या बन रहा था, जब वो बनता था तो बड़े बड़े खुश होते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा कि यार ये वेडिंग वीडियोस मेरा कोर था नहीं, मतलब मैं वेडिंग वाला नहीं रहना चाहता था। मैंने वेडिंग को एक अलग स्टाइल से ज़रूर कर रहा था मैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब ये कुछ कॉर्पोरेट साइड और इस तरफ करना चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता अपने क्लाइंट्स बनाए, लोगों के साथ लोगों की वीडियोस बनाई, कंपनीज़ में गया, लोगों से मिला, स्कूल ऑफ लीडरशिप के साथ काम करता था, यंगस्टर्स थे, यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस मिल गई मुझे। वो मेरा एक कज़न होता था, उनको ज़रूरत थी तो उसने मुझे ज्वाइन करवाया, मिलवाया उमैर जालियावाला से, शीरी नकवी से। मैंने उनके साथ यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस की वीडियोस बनाना स्टार्ट की। 2014 की बात है, फिर 15, 16 और आज तक जो है हम यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस जो है हम कवर करते हैं। आप कोई भी फुटेज देखेंगे स्क्रीन के ऊपर YLC का, तो वो कार्बन प्रोडक्शंस वो की कार्बन प्रोडक्शंस कर रहा होता है। तो फिर मेरे साथ एक दोस्त था, उसने मुझे हेल्प आउट किया, वो एज अ टीम मेंबर यूसुफ, वो ज्वाइन हो गया, उसने बड़ी हेल्प की। उसके साथ हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया। आगे चल कर उसको लगा कि यार हमारी फील्ड में ना अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा है। तो उसको एक अच्छी ऑफ़र हुई, तो उसने ये फील्ड छोड़ के कहीं और चला गया। मेरे साथ शादिब होता है, शादिब के साथ स्टार्ट किया। वो एनिमेशन डिज़ाइन उसने एक सेक्शन ले लिया, मैंने वीडियो का सेक्शन ले लिया, तो हम ऐसे आगे। तो वकास, ये तुमने इससे पहले कितनी जगह जॉब्स की, राइट? इससे पहले कितनी जगह जॉब्स की, जियो में जॉब की, फिर मलेशिया में इन अदर प्लेसेस। तो ये जब एकदम से एंटरप्रेन्योरशिप करनी पड़ी, अपने आप के लिए काम करना पड़ा, तो उसमें क्या, व्हाट वर द डिफ़िकल्टीज़? अच्छा, मुझे ना एक चीज़ थी जो मैं बचपन से देखता आ रहा था, वो ये थी कि मेरे फादर बिजनेसमैन थे, और उनके अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा बिज़नेस में आए, तो ज़ाहिर है हमारी फैमिली को भी अफेक्ट करते थे। हमारा बहुत बड़ा बिज़नेस होता था, वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया, उधार लोगों के चढ़ गए, बैंक लोन ले लिया था उसको उतारा। तो वो सब चीज़ें मैं उस दौर से देखता आ रहा था कि पार्टनरशिप मॉडल क्या होता है, बिज़नेस किस तरह होता है, पैसे किस तरह से लगाए जाते हैं, पैसे किस तरह से फंस जाते हैं। तो मेरी वालदा जो है वो सख्त खिलाफ़ है बिज़नेस के, कि बिज़नेस नहीं होना चाहिए, बिज़नेस नहीं करना, क्योंकि वो उन्होंने इतना टफ टाइम देखा था, बिज़नेस ने सब ख़त्म कर दिया था। एक्चुअली बिज़नेस ना आपके पास जो होता है ना वो खा जाता है, वो ऐसे खा जाता है कि जब आपका बिज़नेस डाउन होता है तो आप क्या करते हैं, आपके पास जो रिजर्व्स रखे होते हैं, सेविंग्स रखी होती हैं, आप बोलते हैं लगा दो फिर उठ जाएगा, लगा दो फिर उठ जाएगा। अगर वो नहीं उठता तो जो होता है वो भी चला जाता है। जब सब चला जाता है तो बंदा बोलता है मेरे पास तो इतना था, वो कहाँ गया वो। तो वो यही सेम चीज़ मेरे ऊपर यहाँ पर भी अप्लाई हो रही थी। तो मैंने कोशिश की कि भाई आराम से कदम रखना है, बहुत पैसा नहीं चाहिए और सारा पैसा लगा भी नहीं देना। बहरहाल इसी चीज़ों से कमाते रहे, 1 से 2, 2 से 3 लोग मिलते गए, क्लाइंट्स मिलते गए, कोई कम पैसों में, कोई ज़्यादा पैसों में, इक्विपमेंट ख़रीदते गए, आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं पैसों से इक्विपमेंट ख़रीदते गए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज कार्बिन प्रोडक्शंस, मुझे मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अगर मैं मतलब ज़रूरत तो हर एक को होती है मार्केटिंग की, लेकिन मैं खुद ही एज अपनी कंपनी का मार्केटर बन गया, इस तरह से कि ब्रांड एम्बेसडर बन गया अपनी हाँ, कंपनी। मुझे लगता है कि अगर मैं मार्केटिंग मैंने ट्राई किया, आपके साथ भी ट्राई किया और बहुत सारा काम भी आया, लेकिन
हमारी फील्ड में बहुत सारा काम लाना मसला नहीं है, उस काम को करना बड़ा मसला है। अगर मैं कोई प्रोजेक्ट्स ले लेता हूँ और मैं वक्त पे डिलीवर नहीं कर सकता तो इससे मेरा नाम भी ख़राब होता है और दूसरे का काम भी ख़राब होता है। तो हम बहुत ज़्यादा फैला नहीं रहे अपनी चीज़ को ना, बहुत ज़्यादा फैलाते हुए थोड़ा सा डर है कि कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए, लेकिन अभी स्टिल हमने काफ़ी सारा फैला लिया है। माशाल्लाह यू डन वेल। तो वकास, आजकल बहुत सारे लोग फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहे हैं, प्रोडक्शन बहुत सारी हो रही है। तो जो लोग नए इस फील्ड में आते हैं, बहुत सारे पैशन के साथ आते हैं, नए आइडियाज़ भी होते हैं, तो तुम्हारे ख्याल से व्हाट इज़ द बेस्ट प्रोसेस ऑफ डूइंग वेल, ऑफ सक्सेस इन दिस प्रोफेशन? अच्छा, मैं पढ़ा रहा था लेकिन मैंने पढ़ाना छोड़ दिया। उसके पीछे एक रीज़न है कि जब मैं पहले 2012, 13, 14 की अगर हम बात करें या 2010, 11 की बात करें, तो जब हम पढ़ाते थे तो पढ़ाने में मज़ा आता था। हम सामने जो हमारे स्टूडेंट्स बैठे होते थे, हम उनके साथ खुद मिलकर काम कर रहे होते थे, पढ़ा रहे होते थे। लेकिन ये जो नई जनरेशन आई है जिसको हम जनरेशन Z बोलते हैं, इसके बाद वाले बैचेस जितने भी आए वो ऑपोजिट थे। एकदम से साफ पता चला कि ये एक डिफरेंट जनरेशन है। तो उसको समझाना, उसको पढ़ाना बहुत डिफ़िकल्ट था। रीज़न क्या है, जो मुझे लगा, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि जो नई जनरेशन आ रही है ना, ये डिटेल में नहीं जा रही, डेप्थ में नहीं जाती। अगर कोई काम करना है ना, अगर फोटोग्राफी है तो फोटोग्राफी को डिटेल में सीखना नहीं चाहते, मुझे लगता है ऐसा। हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि नई जनरेशन है। अच्छा, मैंने इस बात को मैं बैक हो गया कि नई जनरेशन अपने तरीके से सोच रही है, हो सकता है आगे चल के वो बेहतर हो। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जब लोग यूट्यूब चैनल बना रहे थे या कुछ बना रहे थे तो हर कोई दूसरे को बोलता था कि यार इससे कुछ नहीं होना। कोई मोबाइल से भी वीडियोस बना रहा होता था ना, तो उसको बोलते थे ये क्या है, इनका फ्यूचर नहीं है। और यकीन करें, जो मोबाइल से वीडियोस बना रहे थे वो टिकटॉकर्स, हम कितना बुरा भला बोलते थे, वो आगे निकल गए। वीलॉग्स लोगों ने ऐसे बनाना शुरू किए, वो इतना आगे निकल गए, करोड़ों में कमा रहे हैं। एक एक दिन में अगर वो वीडियो अपनी डालते हैं तो लाखों व्यूज़ आ जाते हैं, मिलियंस में आ जाते हैं। और हम अगर कोई वीडियो डालते हैं तो हमें 50, 60, 70, 100, हम आज तक टेक्निक्स में ही फंसे हुए हैं। तो वो बगैर टेक्निक के उन्होंने काम शुरू किया और वो बहुत तेज़ी से आगे जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है स्टिल अगर डिटेल नहीं होगी, डिटेल काम में नहीं सीखेंगे तो एज अ प्रोफेशन ज्वाइन नहीं कर सकते। और ये वक्ती है। कोई टिकटॉकर अगर चल भी रहा है तो ये बहुत वक्ती बात है। वो थोड़े से दिन बाद कहते हैं ना कि वो क्या करेगा, उसका प्रोफेशन एंड होगा। अगर कोई प्रोफेशनली टिकटॉकर बन रहा है या अपनी वीलॉग शुरू कर रहा है या अपने यूट्यूब चैनल चला रहा है तो उसको चाहिए डिटेल में आए। मैं उसकी एक एग्जांपल, बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास मूरो की है, हमारे पास इरफान जुनेजो की है। आप उनकी वीडियोस देखें, आप उनके कंटेंट्स देखें, क्या ज़बरदस्त उनकी रिसर्च है, क्या ज़बरदस्त तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो आई थिंक मतलब टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उस पर टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए और स्किल टाइम इन्वेस्ट करें। मैं बस एक चीज़ कहता हूँ कि आप कोई भी काम शुरू करें ना, लोग कहते हैं कि आज इसका दौर है, मुझे लगता है हर चीज़ का दौर हर वक्त रहता है। उसकी और अपग्रेड रहना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम करें उसको अपग्रेड रहें, उसमें उस काम के अंदर फुल डेडिकेशन से काम करें, कोई भी काम हो। और हमारे काम में भी अगर जो अच्छा कैमरा चलाना जानता है ना, तो मैं कहता हूँ वो रोज़ाना के, मेरे साथ बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो डेली के 20,000, 25,000 रुपये डेली के कमाते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है। मतलब हम प्रोडक्शन खोल कर भी कभी कभी इतने पैसे नहीं कमा रहे होते। वो एक बंदा एज एन इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है, शूट्स कर रहा होता है। जिसके पास अच्छी आँख है, अच्छा देख सकता है, अच्छा सोच सकता है, वो बहुत पैसे कमा सकता है। अच्छा, जो लोग पढ़ कर बाहर निकल रहे हैं इस फील्ड में, मैं बस ये कहूँगा कि जिसके पास पैशन है ना, वो इस फील्ड को ज्वाइन करे, वरना ना करे। वो फंस जाएगा आगे चलकर और वो बोलेगा मैंने क्या किया, उसका वक्त ज़ाया हो जाएगा। मेरे वक्तों में कोई डिग्री कोर्सेज़ नहीं थे, लेकिन हमने डिग्री कोर्सेज़ को पढ़ाया ज़रूर। अब जो है आपके पास डिग्री कोर्सेज़ मौजूद हैं। आप इकरा यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, आप फेस्ट यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। मीडिया साइंसेस के प्रोग्राम्स पढ़ सकते हैं, प्रोफेशनल्स के साथ बैठ सकते हैं। और मेरा ख़्याल है कि जो पढ़कर आता है
वो अलग होता है, पढ़कर आना चाहिए। और अगर कोई किसी के पास पैसा है तो वो बाहर ज़रूर जाए, अब्रॉड जाए, वहाँ पढ़े, वहाँ की यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आए। हमारी एजुकेशन बहुत महंगी है और एजुकेशन के मुकाबले में आप शायद MBBS सस्ते में कर सकते हो, आपको उससे महंगी हमारी फील्ड है। तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं बाहर, छोटे कोर्सेज कर आ रहे हैं, नई ग्रेजुएशन की डिग्रीज़ लें, मास्टर्स की लें। मेरा प्लान है लेकिन मैं नहीं कर पाता, लेकिन जो कर सकता है उसको ज़रूर जाना चाहिए, छोटे कोर्सेज करे। ऑडियो के कोर्सेज इतने ज़्यादा हो रहे हैं हमारी फील्ड में। जस्ट ऑडियो इतनी बड़ी फील्ड है कि हमें लगता है ना सिर्फ हमने माइक लगा लिया और हमने काम शुरू कर लिया। तो ऑडियो है हमारे पास, इसमें भी बहुत सारी फील्ड्स आ गई हैं। कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग है। आप कलर ग्रेडिंग की एक अलग ही दुनिया है। मतलब अगर मैं बैठा हूँ और मेरी शर्ट का कलर है और आप ये चेंज करना चाहते हैं तो आप ये चेंज कर सकते हैं। आप पीछे एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं, आप जन्नत बना सकते हैं इसी जगह को बैठे हुए। आप कंपोजिटिंग कर सकते हैं, आप एनिमेटर बन सकते हैं, आप ग्राफिक आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप मैट पेंटिंग्स बनाते हैं लोग। मैट पेंटिंग्स यानी अगर मैं ग्रीन क्रोमा लगा लूँ पीछे और पीछे मैं अपना बैकग्राउंड चेंज करना चाहूँ तो मैट पेंटिंग्स लोग हाथ से बना रहे हैं, स्टोरी बोर्डिंग्स लोग कर रहे हैं। तो बहुत सारा काम हो रहा है इस फील्ड के अंदर और बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। वीडियोग्राफर्स अलग एक दुनिया, मतलब एक अलग फील्ड है। एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग अलग फील्ड है, एनिमेशन अलग फील्ड है, कलर। अच्छा मुझे विकास एक चीज़ बताओ मुझे, इन दिस फील्ड, इन प्रोडक्शन, बीइंग प्रोड्यूसर, यहाँ पर आपका लाइफस्टाइल कैसा होता है एज अ प्रोड्यूसर? आपको सुबह ऑब्वियसली 9 to 5 तो नहीं होता होगा, तो आपके किस तरह के टाइमिंग्स होते हैं और किस तरह का एक्सपीरियंस होता है ऑन अ डेली, ऑन एन एवरेज डे? हमारी जो लाइफ है ना वो हमारे कोई टाइमिंग्स नहीं है, कोई भी टाइमिंग नहीं। कोई पूछता है आपके ऑफिस का टाइम क्या है, मैं थोड़ा सोच के बताता हूँ, लेकिन बता देता हूँ कि भाई ये टाइमिंग्स हैं 24/7। हाँ 24/7 है। हमारी टाइमिंग के रीज़न, टाइमिंग्स हमारी क्यों नहीं है प्रोडक्शन फील्ड में, उसका रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल कि हमारा इंटीरियर सिंध में अभी हम शूट कर आए, तो हमें सुबह हैदराबाद जामशोरो पहुँच के शूट करना था। तो हम सुबह 4 बजे उठ गए, हम एक जगह में मीटअप हुआ, गाड़ी आई, पिकअप किया। हमें एक स्कूल का शूट करना था, हमें असेंबली से पहले, बच्चे जब स्कूल में एंटर हो रहे हों उससे पहले हमें अपने कैमराज रेडी करके बैठना था और वो रिकॉर्डिंग्स करनी थी, तो हमें पहले जाना पड़ा। इसी तरह से बहुत सारे शूट होते हैं जो नाइट में करने होते हैं हमें। अब अगर हम कराची शहर में ही हैं और कोई हमें टाइम दे रहा है रात का, तो हम रात में शूट करने जा रहे हो। वेडिंग शूट अब हम लोग बहुत सिलेक्टेड कर रहे होते हैं। अगर वेडिंग शूट है तो वो रात को शूट हो रहा होता है, उसकी प्री वेडिंग शूट है तो वो दोपहर में शूट हो रहा होता है। तो हमारे इस वजह से कोई टाइमिंग सेट नहीं हो पाते। अब ज़ाहिर है हमारे पास डेली तो शूट नहीं हो सकता, तो हम ही लोग, यही टीम है हमारी जो हम शूट भी कर लेते हैं, हम एडिट भी कर लेते हैं। तो हमें फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है टाइमिंग्स को। 1-2 लोग हैं हमने जिनको टाइम सेट रखा हुआ है कि भाई तुम टाइम से आओ, टाइम से चले जाओ, लेकिन बहुत सारी टीम ऐसी है जिसमें आई थिंक इसीलिए तुमने कहा ना कि पैशन ज़रूरी है इसके अंदर, क्योंकि अगर आपको सुबह जामशोरो जाना पड़ रहा है और आपको रात को भी शूट करनी पड़ रही है और आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग भी उठना पड़ रहा है, जब जिसको मज़ा आता है इन चीज़ों में उसको ही करना चाहिए। अच्छा, ज़्यादातर हमें अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है। हमें सनराइज़ का शॉट लेना है, हमें लेना ही लेना है। वो सुबह की जो लाइट है उसमें शूट करना है। तो आपको सुबह ऐसे टाइम से निकल के, कैमरे खोल के, बैटरी लगा के, कार्ड लगा के, एक्सपोजर सेट करके बैठना है जब सूरज निकलेगा। मज़े की फील्ड है। वजह यह है कि हम इतने लोगों से मिलते हैं, हम रोज़ एक नई जगह जा रहे होते हैं, हम नए किसी के ऑफिस में जा रहे होते हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ के शूट कर रहे होते हैं, हम यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं, हम खेतों में शूट कर रहे होते हैं, कभी हम स्कूल्स में शूट कर रहे होते हैं, हम इंडस्ट्री में शूट कर रहे होते हैं। अभी हम लोग एक जगह शूट कर आए हैं जहाँ पर लोहा बन रहा था और हम केबल्स जहाँ बन रहे होते हैं हम वो शूट कर रहे होते हैं। तो हमें सब पता लग रहा होता है कि ये चीज़ें कैसे बनती हैं। हमारे सब लोगों को हम रोज़ सीख रहे होते हैं। ये भी एजुकेशन है ना, एजुकेशन की एक्सटेंशन है। मैं आपको बताऊँ कि कभी ना हमारे साथ तो ऐसा होता है, हम किसी गैदरिंग में बैठे होते हैं, किसी नए लोगों के साथ बैठे होते हैं, या कोई बात छिड़ती है किसी टॉपिक पर, तो पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि वो जो भी टॉपिक छिड़ता है ना वो हम देख कर आ चुके होते हैं, हम उन लोगों के साथ उसके बारे में पहले से पता होता है, हमें पता होता है। जब हम उस पर आगे से जवाब देते हैं ना, तो दूसरा हम, सिर्फ मैं नहीं, हमारे साथ जितने भी लोगों को, क्या ये हर चीज़ इनको पता होती है, हर चीज़ में पढ़ते हैं।
तो अब ना हम ये देखने लगे हैं हम सारे कि कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर नहीं बोलना। अक्सर जगहों पे हम बोलते हैं, लोग बोलते हैं ये मतलब हर बस शुरू हो जाता तो तुम्हारा एक्सपोजर बहुत बढ़ जाता है ये इन अ वर्ड, राइट? हमारी एक्सपोजर बहुत बढ़ जाता है। हमारी ट्रैवलिंग ही इतनी है, कभी हम इस्लामाबाद होते हैं, कभी हम नॉर्दर्न एरियाज़ में होते हैं, कभी हम कश्मीर में होते हैं, कभी हम इंटीरियर सिंध में होते हैं, कभी हम कराची की समझ लें कि हम हर गली गली घूमे हुए हैं, क्योंकि हम कभी लियारी में बैठ के शूट कर रहे होते हैं, गोलियाँ चलते हुए भी हमने शूट किया है। और डर भी लगता है, आजकल लूटा मारी इतनी है, कैमराज लेके सड़क पे निकलना, लेकिन निकलना पड़ता है। तो एक्साइटिंग भी बहुत है ये, दिस एन एक्साइटिंग फील्ड। इट्स ऑल्सो फ्लिप साइड है कि डेंजरस भी कह सकते हैं उसको, और फ्लेक्सिबल भी है, लेकिन इसके अंदर ऑब्वियसली फिर आपको रातों को उठना भी पड़ता है, सुबह भी जल्दी उठना पड़ता है। और अब कोई वीडियो करनी है और उसकी रिलीज़ का टाइम है तो और टाइम कम है, तो हम डे नाइट भी कभी कभी कर रहे होते हैं। मेरी कोशिश ये रही है कि मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि भाई हम इतना टाइट शेड्यूल में, अगर टाइट टाइमलाइन है, आप पहले आएँ। मैं कोशिश करता हूँ अपने एम्प्लॉयज़ को ना डे नाइट्स ना लगवाऊँ, लेकिन कभी कभी लगानी पड़ जाती है। तो मेरे एम्प्लॉयज़ जो हैं कार्बन प्रोडक्शन में जितने भी लोग काम करते हैं, उनको ये है कि कभी कभार का है तो कर लेते हैं। मुझे पर्सनली बुरा लग रहा होता है कि नाइट नहीं करनी चाहिए। क्यों करें भाई नाइट? आप पहले आएँ, थोड़ा टाइम दें हमें, हम एडिट करके देंगे। बिल्कुल। और सो वर्क और लाइफ बैलेंस भी बरकरार रहे, ताकि और इतना तकलीफ दे ना हो आपके लिए भी, फैमिली के लिए भी। सो वकास, अभी हम शूट कर रहे हैं एट एन एक्सटेंशन ऑफ कार्विंग प्रोडक्शंस व्हिच इज़ द लोकेशन। तो ये हाउ डिड यू मूव इनटू दिस स्पेस एंड दिस काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ बिजनेस? अच्छा, बहुत अरसे से मैं कोशिश कर रहा था कि हमारे पास ऐसी जगह हो जहाँ पे हम अपने शूट्स कर सकें, अपनी चीज़ें कर सकें, अपनी फ़ोटोग्राफी कर सकें, अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। हम लोगों के लिए तो बहुत काम करते हैं, हम अपने लिए काम नहीं कर पाते। हमारे पास बहुत आइडियाज़ होते हैं, हम ये कर लें, और हमारे पास 2-2, 3-3 साल से हमारे पास आइडियाज़ लिखे हुए हैं, लेकिन हम अपने क्लाइंट्स के कामों से बाहर नहीं आ पाते। जैसे टाइम मिलता है हम करना शुरू करते हैं, हमारे पास कोई और चीज़ आ जाती है, ज़ाहिर है हमें पैसे भी कमाने, तो हमें वो चीज़ें रोकनी पड़ जाती हैं। तो मैंने कहा कि कोई ऐसी जगह बननी चाहिए जहाँ पे हम अपना यहाँ रहते हुए काम करें, ना हमारी ट्रैवलिंग कॉस्ट ना लगे, कॉस्ट इन अ सेंस कि टाइम ना लगे। टाइम लगता है हमें कहीं जा रहे हैं, वहाँ पे किसी से जगह लेते हैं, शूट करते हैं, तो अपनी जगह बनानी चाहिए। So you made your own location? तो हमने ये अपनी ही जगह बनाई है। तो हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं जगह पे, हम बहुत सारी चीज़ें नई ऑफ़र कर रहे हैं। जो अच्छा, बहुत आजकल पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ है, जैसे अभी भी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ स्टार्ट हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लोगों को जगह चाहिए होती है तो लोग कर नहीं पाते हैं क्योंकि एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर हमें ही कोई हायर कर रहा होता है, हम कहते हैं हमारी कॉस्ट आ रही है, अब हमें बुलाएंगे, हमारी टाइम लग रहा है, एडिटिंग कॉस्ट आ रही है, तो हम यहाँ पर हमने एक छोटा सा वेंचर बनाया है कि यहीं पे लोग आ जाएं, कोई उनके शूट्स हो जाएं, अपना काम भी हो जाए, दूसरों का काम भी हो जाए, अपना काम भी हो जाए और दूसरों का भी हो जाए, दूसरों को ऑफर्स। दैट्स अ गुड आइडिया। वन स्टॉप सॉल्यूशन जिसे बोलते हैं, कि हमारे पास यहाँ कैमराज हैं, हमारे पास लाइट्स हैं, हमारे पास माइक्स हैं, हमारे पास लोकेशन है, तो और हम यहाँ पे कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत। इसका नाम भी द लोकेशन है, दिस प्लेस इज कॉल्ड द लोकेशन। हाँ, हमने दी लोकेशन नाम इसलिए रखा कि हम चाहते थे कि कार्विंग प्रोडक्शंस बहुत लोग जानते हैं, लेकिन कार्विंग प्रोडक्शन से हटकर होना चाहिए। है तो ये कार्विंग प्रोडक्शंस का ही पार्ट, लेकिन हमने इसको बिल्कुल एक अलग एक वेंचर बनाया है, एक अलग वेरी नाइस प्लेस, नाइस फैसिलिटी, और गुड लक विद द लोकेशन। इंशाल्लाह आई थिंक इट्स सेट फॉर सक्सेस। वकास, थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन काम कहानी, और तुम्हारे जो एडवेंचर सुन के मुझे बहुत मज़ा आया। आई एम ग्लैड यू आर बैक इन पाकिस्तान सेफली on your own passport without any visa required, so thank you so much. अभी तो मेरे पास बहुत एडवेंचर्स हैं जो बताने के लिए हैं, और अभी आगे और एडवेंचर्स होंगे भी। एडवेंचर्स तो होते ही रहते हैं, और ऐसे एडवेंचर्स हैं, आप बोलें अच्छा ऐसा भी हुआ, ऐसा भी हुआ है। हमारी प्रोडक्शन फील्ड में यही मज़े हैं। शुक्रिया आपका कि आपने ऐसा सोचा कि मैं आपके सामने बैठ सकता हूँ आपकी हॉट सीट पर। Absolutely. Thank you so much, Waqas. You take care. Until next time, see you with another Kaam Kahani. Take care.